हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक वृद्धि की बात करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जीवों के आकार में बढ़ने को क्या कहेंगे, हम लोग वृद्धि कहते हैं। लेकिन नॉर्मल आकार में बढ़ना और एक्चुअल वृद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अगर आपका चना है, पानी में डाल दिया, फूल गया, बड़ा हो जाता है, तो उसको आप वृद्धि नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसको आप सुखाएंगे तो वापस वो छोटा हो जाता है। इस तरह से वृद्धि क्या होगी कि जीवों के आकार, माप, भार जो भी उसका जिस भी रूप में बढ़ रहा हो में अस्थायी एवं अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने परिभाषा में लिखा हूँ बोर्ड में कि वृद्धि क्या होता है? जीवों का आकार, माप या भार में अस्थायी एवं अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ना वृद्धि कहलाता है। क्लियर हुई बात? एक बात इसी के साथ साथ और होता है कि जब जीवों में वृद्धि होती है तो केवल माप ही केवल ऐसे नहीं बढ़ता है, बल्कि उसमें विभेदन भी होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब जंतुओं में जब ऊतक बनेगा तो उसमें जैसे किसी भी पोर्शन में वृद्धि होगी तो उसमें उपत्वचा ऊतक भी बनेगा, उसके नीचे मांसपेशियां भी बनेंगी, हड्डियां भी वृद्धि करेंगी, तंत्रिका ऊतक भी बनेगा, वहाँ पर रक्त वाहिनियों का भी निर्माण होगा। तो वृद्धि के साथ साथ विभेदन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया होता है। ऐसे जो पौधों में वृद्धि होती है तो पौधों में मेनली वृद्धि कहाँ होती है? केवल उसके टिप रीजन में होती है, रूट टिप और शूट टिप पे होती है। तो जहाँ भी रूट टिप या शूट टिप में वृद्धि होती है तो जो मास ऑफ सेल्स बनते रहते हैं, जो कोशिकाओं का समूह बनता रहता है, उसमें उसकी एपिडर्मिस बनेगी, उसमें कॉर्टेक्स बनेगा, जाइलम, फ्लोएम, संवहन ऊतक जो भी हैं वो सब चीज़ें बनेंगी। तो वृद्धि के साथ साथ एक और बात साथ साथ क्या चलता है कि ऊतकों का विभेदन भी होता रहता है। इस तरह से आप कह सकते हो वृद्धि में केवल माप में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विभेदन भी होता है। एक वृद्धि के साथ साथ आकार में बढ़ने के साथ साथ वृद्धि का एक लक्षण और क्या होता है कि वहाँ विभेदन भी होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि वृद्धि का क्या कारण है, वृद्धि क्यों होती है? तो वृद्धि का मुख्य कारण हमारे अंदर चलने वाली उपापचयी क्रियाएं हैं। अब आपके मस्तिष्क में उपापचय क्या है? आप सभी जानते हैं उपापचय जीवन की आधारभूत क्रिया है, जिसके द्वारा हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इस उपापचय क्रिया के अंतर्गत दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, एक होता है उपचय, दूसरा होता है अपचय। उपचय जिसको इंग्लिश में हम एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं और अपचय को हम लोग कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक यानी उपचय और अपचय मिलाकर के एक साथ उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है उनको। जब जीव में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है उपचय में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। ये निर्माणकारी क्रिया है। जैसे आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, उसमें CO2 होता है, वाटर मिलकर क्या ग्लूकोज बना देता है, वृद्धि है। ये सब आपका क्या उपचय के अंतर्गत आता है कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज है, जिसमें निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। इसके विपरीत अपचय के अंदर कैटाबॉलिक के अंतर्गत आप देखेंगे बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा? पाचन। तो जैसे पाचन में आप भोजन को ग्रहण करते हो, इसके पहले टॉपिक पहुंच चुका है। जब उसको भोजन को ग्रहण करते हैं तो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और शोषण योग्य अवस्था में बदल जाता है। उसी का नाम होता है पाचन। पाचन होता है, शोषण होता है। जैसे ग्लूकोज है तो आप उसका शोषण होता है तो उसमें CO2 वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें बड़े अणु छोटे रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। एक बात और आपको पता होना चाहिए, इससे जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इसमें जो है ऊर्जा ली जाती है। जैसे प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश का ऊर्जा उपयोग होता है CO2 और जल का सहायता से ग्लूकोज बनाने के लिए। वहाँ सनलाइट की जरूरत होती है, वो ऊर्जा का एक स्रोत हो जाता है। वृद्धि में हम लोग जो भोजन ग्रहण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसका उपयोग करके वृद्धि होती है। तो उपचय क्रियाओं में एनाबॉलिक एक्टिविटीज में ऊर्जा ली जाती है, इसके विपरीत अपचय क्रियाओं में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में ऊर्जा मुक्त होती है। जब बड़े अणु टूटते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त करते हैं, जैसे आपका पाचन होता है, शोषण होता है। तो शोषण जैसे ग्लूकोज का आपने तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटने के साथ साथ ATP के रूप में ऊर्जा भी देता है। इस प्रकार से आपको ये बात क्लियर हुई कि वृद्धि जीवों में क्यों होती है। जब उपचय क्रियाएं जो होती हैं, जो निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, उनका दर अपचय में विघटन क्रियाओं की दर से अधिक होता है, तभी जो है जीव के शरीर में वृद्धि होगा। निर्माणकारी क्रियाओं का दर बढ़ जाएगा और विघटनकारी क्रियाओं का दर घट जाएगा, तब जीव के शरीर में वृद्धि होती है।
आप सभी जानते हो कि पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। मनुष्य में देखेंगे एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। इसका क्या कारण होता है? इसमें यही उपापचयी क्रियाओं का बैलेंस का रोल होता है। जब हमारे शरीर में जब तक उपचयी क्रियाएं यानी निर्माणकारी क्रियाएं ज़्यादा तेजी से चलती रहती हैं एज कम्पेयर टू द अपचयी क्रियाएं जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी तुलना में, तो फिर आपका शरीर में वृद्धि होती रहती है। जब जैसे एडल्ट होने के बाद, वयस्क होने के बाद वृद्धि रुक जाती है, उसमें इन दोनों रिएक्शंस का बैलेंस हो जाता है। और वृद्धावस्था में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, देखते हैं तब भी आदमी खाना खाता लेकिन कमजोर होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें विघटनकारी जो क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, निर्माणकारी क्रियाएं घट जाती हैं। इस कारण भी आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो जो शरीर का वृद्धि होना या स्थायी हो जाना या शरीर का कमजोर होना वो डिपेंड करता है इन दोनों तरह के रिएक्शंस के बैलेंस पर। एक टॉपिक इससे संबंधित और रह गया है कि वृद्धि में कि आखिर जंतुओं और वनस्पतियों के वृद्धि में क्या अंतर होता है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैं डिफरेंस लिखा हूँ। जैसे पौधों में आप देखेंगे उसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। कोई भी पौधा देखेंगे जब तक वो सूख नहीं जाता उसमें वृद्धि रुकती नहीं है। आम का पेड़ है, बड़े पेड़ होते हैं, देखेंगे 10 साल में बड़ा हुआ, 20 साल में और बड़ा हुआ, 30 साल में और बड़ा हुआ। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसमें वृद्धि होती रहती है, रुकता नहीं है। लेकिन जंतुओं में आप सभी जानते हैं एक निश्चित जीवन काल तक ही वृद्धि होती है। मनुष्य 18-20 साल के बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है, फिर उसमें वृद्धि नहीं होती। आपके तमाम कैटल्स हैं, जानवर हैं, 3-4 साल तक वृद्धि करेंगे, उसके बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है। उसमें वृद्धि एक निश्चित जीवन काल तक होता है। और क्या होता है, जो पौधों में जो अपना वृद्धि होती है तो उसमें वृद्धि जो होता है विभाज्यता ऊतकों कारण होती है। पौधों में आप जानते हैं कि केवल जो एपिकल रीजन होते हैं, शीर्ष भाग होते हैं, वहीं पर जो है विभाजन वाले ऊतक होते हैं। पौधों में ऊतक 2 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हो, विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो जो विभाज्य ऊतक होते हैं विभाजन करते रहते हैं, उनके विभाजन के उपरांत जो ऊतक पुनः विभाजित नहीं करते उन्हीं को आप क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो इनमें जो विभाजन होता है विभाज्य ऊतक ऊतकों के कारण होता है। लेकिन जंतुओं में आप जानते हैं कि सभी प्रकार के ऊतक जो होते हैं समान रूप से वृद्धि में उनका रोल होता है। ऐसा नहीं होगा कुछ जगह वृद्धि होगी कुछ जगह नहीं होगी। जब वृद्धि होगी तो समान रूप से पूरे शरीर में इक्वल रूप से साइज में इंक्रीजमेंट होता है जंतुओं में। इस तरह से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जीवों में वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के कुछ लक्षण क्या होते हैं, माप में भी परिवर्तन होता है, साथ साथ ऊतकों का विभेदन भी होता है, वृद्धि का क्या कारण होता है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाओं के 2 रूप होते हैं, उपचय और अपचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है निर्माणकारी क्रिया होती है, इसमें बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। इसी कारण हमारा एनाबॉलिक क्रियाएं क्या होती है? निर्माणकारी क्रिया होती है, इसमें छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है, जिससे हमारा वृद्धि हो जाता है। और अपचय क्रियाओं में क्या होता है कि बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें मुख्यतः आपका श्वसन वगैरह होता है, पाचन होता है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उपचय क्रियाओं में एनाबॉलिक एक्टिविटी में ऊर्जा का उपयोग होता है। अब कुछ आपने ये भी देखा कि जंतु और पौधों की वृद्धि में क्या अंतर होता है। आप सभी जानते हैं कि पौधों की में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित जीवन काल तक की वृद्धि होती है। दूसरा मुख्य अंतर क्या हो गया कि जंतुओं में विभाज्यता ऊतकों में ही केवल वृद्धि होती है, पौधों में और बाकी अस्थायी ऊतक होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जंतुओं में उनमें सभी प्रकार के ऊतकों में समान रूप से वृद्धि होती है, इसी कारण पूरे शरीर में समान रूप से वृद्धि होती है। ओके, धन्यवाद आप सभी का।